हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। इस चैनल पे जनरली मैंने बिहार के बारे में ऐसे कोई कभी पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई है या कभी उसके बारे में बात नहीं किया है। सिर्फ कभी कभार चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में ही आपको बताया है। लेकिन एक चीज जो आज भी है बिहार में, वो है गरीबी। बिहार को एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, लेकिन क्यों? बिहार के हालात पहले से कभी इतने बुरे नहीं थे कि आज ये स्टेट इतना बैकवर्ड रहता। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या हुआ बिहार के साथ और क्यों बिहार आज भी भारत में एक इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड स्टेट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिहार एक्चुअली में हिस्ट्री से ऐसा नहीं था। भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा से लेकर हमारे डैशिंग राजा चंद्रगुप्त मौर्य तक का जन्म मौजूदा बिहार में ही हुआ था और ये इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उतना ही इंपॉर्टेंट रीजन रहा इंडियन हिस्ट्री के लिए बिहार। लेकिन समय ने बिहार में चीजों को बहुत बुरी तरह से बदल दिया। इतना बुरा कि एक समय हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल रीजन्स में से एक बिहार आज इकोनॉमिकली और सोशली बहुत पीछे चला गया है। आज बिहार की पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे कम है। इन शॉर्ट, जितना पैसा स्टेट के पास है, अगर उसे बिहार के सब लोगों में बांट दिया जाए तो भारत के बाकी स्टेट्स के मुकाबले बिहार में लोगों को सबसे कम पैसा पहुंचेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो बात की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश एरा से। उस समय बिहार से आप लोग ये समझ लेना कि मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय ये दोनों एक ही स्टेट्स थे। तो अगर आपको पता हो तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो जो किसान हैं जैसे इंडिया के, इनको कर यानी कि लगान जिसे टैक्स बोलते हैं वो ब्रिटिशर्स को देना होता था। ये अलग अलग रीजन्स में अलग तरह से चलता था। जैसे कहीं पे लोग राजा को टैक्स देते थे जिसमें राजा थोड़ा हिस्सा काट करके बाकी का हिस्सा ब्रिटिशर्स को दे देते थे। तो बिहार में एक्चुअली ब्रिटिशर्स द्वारा उस समय जमींदारी सिस्टम लगाया गया था, यानी कुछ परसेंटेज हर साल किसान अपनी फसल का हिस्सा ब्रिटिशर्स को देंगे टैक्स के रूप में। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इस साल फसल अच्छी हुई है तो अगले साल भी अच्छी ही होगी। लेकिन टैक्स ब्रिटिशर्स को हर साल चाहिए था, जिस वजह से कई बार किसान टैक्स नहीं दे पाते थे और उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। जिस वजह से तब से आज तक कई ऐसे किसान हैं वहाँ जिनके पास आज भी अपनी जमीनें नहीं है और कुछ लोगों के पास काफी सारी जमीनें हो चुकी हैं। यानी एक छोटे से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास मैक्सिमम जमीन का हिस्सा है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ये जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया। लेकिन उससे पहले की जमीनों को जो ऑलरेडी कुछ किसानों के पास से जा चुकी थी उन्हें वापस से नहीं लाया गया और इस सिस्टम ने लिटरली ब्रिटिश एरा के टाइम पे बिहार में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसका कहीं ना कहीं असर आज भी आप वहां पर देख सकते हो। खैर, ये सिस्टम तो था, लेकिन दूसरी चीज जिसने बिहार को शायद एक और फेयर चांस नहीं दिया ग्रो करने का, वो था इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। बिहार चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसे लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। वैसे बिहार अकेला स्टेट नहीं है इंडिया का जो कि लैंड लॉक्ड हो। नॉर्दर्न स्टेट लगभग सभी इंडिया के लैंड लॉक्ड हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि स्टेट्स के पास कोस्टल रीजन नहीं होता जिससे ट्रेड बूस्ट हो सके। सबसे बढ़िया एग्जांपल जैसे गुजरात, हिस्ट्री से ही उनके कोस्टल रीजन से बहुत ज्यादा ट्रेड होता आ रहा है और यही चीज यानी बिजनेस आज गुजरात के स्पिरिट में देखने को मिलता है, जबकि बिहार को यह चांस कभी मिला ही नहीं। जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ लैंड के थ्रू हुआ। और इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन ने बिहार को दबाया। ये 1950s के टाइम की बात थी जब भारतीय सरकार एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। एक्चुअली भारत को आजाद हुए उस समय ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि देश में धीरे धीरे डेवलपमेंट किया जाए। और इस पॉलिसी के तहत ये बात बोली गई थी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा बिहार से मिनरल्स को देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस पे इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, क्योंकि बिहार का एरिया मिनरल्स से ब्लेस्ड था, बहुत ज्यादा मिनरल्स थे वहां पे। लेकिन ये पॉलिसी थी गड़बड़। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हुआ क्या कि कंपनीज ने अपना सारा काम धंधा यानी अपनी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनिंग फैक्ट्रीज लगाई ऐसे राज्यों में जो कि कोस्टल रीजन के नजदीक थी, ताकि उनको एक्सपोर्ट में दिक्कत ना हो। जबकि बिहार में क्या लगा
सिर्फ माइनिंग करने के लिए काम धंधा लगाया, जिसमें माइनिंग करके मिनरल्स को बिहार से निकाल कर सीधा वो अपने दूसरे स्टेट वाली फैक्ट्रीज तक ले जाते थे। यानी बिहार के ही मिनरल्स का रत्ती भर भी फायदा बिहार को ही नहीं मिला। इन ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव्स की जगह अगर गवर्नमेंट बिहार में फैक्ट्री सेटअप करने में इंसेंटिव देती तो ये मूव अच्छा होता। फैक्ट्रीज बिहार में ही सेटअप होती तो फिर लोगों को जॉब्स मिलती, सरकार को पैसा मिलता, लेकिन काम तो उल्टा हो गया। 1990s के टाइम तक जब तक ये पॉलिसी रही तब तक जितना हो सकता था बिहार को लूट लिया गया। अब क्योंकि ना ही कभी ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट पास्ट में वहां पे आया, क्योंकि 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी में, यानी हमने अपने मार्केट्स खोले बाहर से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इंडिया में जिस स्टेट के पास जो चीज थी उन्होंने उसका फायदा उठाया। उस समय किसी ने एग्रीकल्चर का, किसी ने खुद के ह्यूमन रिसोर्स का, लेकिन बिहार के पास क्या था? जमीन कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे। कभी बड़ी फैक्ट्रीज आई नहीं थी कि ठीक ठाक अमाउंट में स्किल्ड लेबर या फिर एजुकेटेड वर्कफोर्स हो। ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर भी बिहार का कोई बहुत अच्छा नहीं था, और इसने कहीं ना कहीं बिहार को लिबरलाइजेशन का भी इतना फायदा नहीं दिया जितना कुछ स्टेट्स ने उस समय उठाया था। और उसके बाद ये फिर बना एक लूप जिसपे आज बिहार फंस के रह गया है। हिस्ट्री से ही ये जमींदारों का सिस्टम, दूसरों की जमीन हड़प लेना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसने बिहार में एक्चुअली लोगों को डिवाइड कर दिया। और इंडिया में लोगों को डिवाइड कैसे किया जाता है? यहाँ रेसिज्म नहीं होता, यहाँ सीधे होती है कास्ट। और मेरे ख्याल में ये चीज बिहार के लिए सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट रही है, जो कि है कास्ट पॉलिटिक्स। अच्छा, ये चीज वैसे सिर्फ बिहार में ही नहीं है, ये इंडिया के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन शायद जितने बड़े लेवल पे कास्ट पॉलिटिक्स बिहार या उस तरफ के एरिया में खेली जाती है, कहीं नहीं खेली जाती। और कास्ट पॉलिटिक्स फिर डेवलपमेंट नहीं लाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे कास्ट के लोग बैठे हैं हमें वोट देने के लिए। 90s के टाइम से खासकर इंडिया में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हुई है, जहां लोग ये चीज को देखकर वोट देते हैं कि पार्टी क्या डिलीवर कर रही है। बाकी वो अपने वादे पूरे करती है या नहीं, ये तो बात की बात हो जाती है। लेकिन बिहार में आज भी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स बड़े लेवल पे नहीं है, और इन सब चीजों ने बिहार में एक और चीज रोकी है, जो कि है एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड का चेंज। पास्ट से ही बिहार में कभी भी बड़ी कंपनीज नहीं आई, बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे नहीं आया, जिस वजह से वहां का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो चुका है कि बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में भी मेनली सिविल सर्विसेज। बिहार में एजुकेशन के इतने कम होने के बावजूद इंडिया में सिविल सर्विसेज के अंदर बिहार से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये अच्छी बात है, लेकिन वहां पे दूसरे अपॉर्चुनिटीज को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल दूं तो जैसे गुजरात ही पास्ट से ही ये ट्रेड का एक सेंटर रहा है, क्योंकि बगल में समुद्र था, सारा सामान उधर से ही आता जाता था, जिस वजह से गुजरात का लोकल एनवायरनमेंट आपको बहुत अलग मिलेगा बिहार के मुकाबले। वहां बात ही सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की होती है, जो चीज बिहार में लोकल एनवायरनमेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है कुछ रीजंस जिनकी वजह से इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरह से बिहार भारत के बाकी राज्यों के मुकाबले पीछे रहा है। टाइम के साथ बिहार ने वो स्टेप्स नहीं उठाए जो कि उठाने चाहिए थे, और कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ने चीजों को बद से बदतर बना दिया। खैर, आज बिहार भी धीरे धीरे डेवलप तो कर रहा है, लेकिन टाइम इस स्टेट को अभी लगेगा। बिहार के ऊपर आज दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। पहला तो यही है कि खुद को डेवलप करना है, और दूसरा ये कि पास्ट की वजह से आज बिहार की जो इमेज बन चुकी है, अब अपने ग्रोथ के दम पे उसे तोड़ना है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये तो समय ही बताएगा। आपके हिसाब से और क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है कि क्यों आजादी के इतने सालों बाद भी बिहार एक बैकवर्ड स्टेट बना हुआ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।